माइशेलिया एग्जाम्पल जो 12th में वो मेंशन है, लेकिन जो लोटस और रोज है वो एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ है। मेरा अगर आप नोट्स खोल के देखोगे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने ये डायरेक्टली मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में लिख के रखा है। हर वीडियो में ये कमेंट आता ही था कि हाउ टू डील विद आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन, और इसी को आंसर करने के लिए मैंने जितने भी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज थे, एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, इन सबको रिव्यू किया और काउंट किया कि कितने आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैंने ये देखा कि आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चंस के नंबर काफी ज्यादा कम हो चुके हैं अगर मैं इसको अपने टाइम से कंपेयर करूं। स्पेशली अगर वो टेस्ट कंसेप्चुअल चैप्टर्स का है, जैसे कि जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियो, और उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के चैप्टर्स नहीं है, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के नंबर बहुत कम, 6 से 7 क्वेश्चंस के करीब हैं। ऑल्सो जब इनिशियली कम चैप्टर्स के टेस्ट हो रहे हैं तब आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा हैं, लेकिन जैसे जैसे ये फुल सिलेबस टेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चंस के नंबर कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बढ़ता जा रहा है और उन्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछने पड़ रहे हैं। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं भैया, हमारे में तो बहुत ज्यादा ही आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं। उनके लिए स्पेशली मैं बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, जहां मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप वो क्वेश्चन जो कि आउटसाइड एनसीईआरटी नहीं था उसको भी आउटसाइड एनसीईआरटी में काउंट करते थे, और इसी के कारण आपका जो नंबर था आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन का वो आपको काफी ज्यादा लगता था। ऑल्सो मैं यहाँ सिखाऊंगा कि कैसे आपको आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चंस को 3 पार्ट में क्लासिफाई करना है और हर एक कैटेगरी के साथ कैसे डील करना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आपको एकदम ही इग्नोर कर देना है, और कौन से चैप्टर के आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर आपको दिख जाते हैं तो उसको आप याद रख सकते हो। अब इससे पहले कि मैं इन दोनों टॉपिक्स पे बात करूं, ऐसे बच्चे जो कि कहते हैं कि भैया आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आने के कारण हमारे मार्क्स नहीं आते हैं और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब कैसे होगा, हमने तो पढ़ाई की थी लेकिन मार्क्स नहीं बन रहे, उन्हें एक मैथ समझाना इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं मान लेता हूं कि आप ही ठीक कह रहे हो, आपके टेस्ट में काफी ज्यादा ही आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लेट्स टेक एग्जांपल के लिए कि बायोलॉजी में आपके टेस्ट में 10 क्वेश्चन आउटसाइड एनसीईआरटी पूछे गए थे। वैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मान लेते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके आउटसाइड एनसीईआरटी पूछे गए। अब ऑल्दो फिजिक्स फिजिकल में नहीं पूछते हैं आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन, या फिर मैं उसको क्लासिफाई नहीं करता हूं आउटसाइड एनसीईआरटी के लिए, लेकिन स्टिल मैंने मान लिया कि चलो 4 क्वेश्चन आउटसाइड एनसीईआरटी था। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो इन टोटल आपके 20 आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे गए। अब अगर आप उन 20 क्वेश्चंस पे फोकस ना करके ये देखते हो कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे, तो आपको दिखता है कि अभी भी 155 से 160 क्वेश्चंस तो मेरे एनसीईआरटी से आए थे। तो मतलब कि अभी भी अगर मैं चाहूं तो 720 से एक डिसेंट स्कोर कर सकता हूं। मतलब आपको क्या करना है, अगर मान लो 160 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से आए, तो अब आपको अपना जो फुल मार्क्स का टारगेट है वो 720 ना रख के 640 रखना है, और ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम इसके पास पहुंच पाओ। मतलब कि जहां आपको 720 में 600 मार्क्स एक डिमोटिवेटिंग मार्क्स लगता था, अब अगर आप देखोगे तो आपकी 640 में 600 मार्क्स बन रहे हैं, तो वो आपको एक अच्छा मोटिवेशन देगा। या फिर 640 में 590 बन रहा है, वो ठीक है, क्योंकि आप एटलीस्ट पास पहुंच रहे हो अपने टारगेट स्कोर के। इस तरीके से आपको अपना टारगेट स्कोर उतना ही रखना है जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से बने हैं, और ट्राई करना है उसमें फुल अचीव करने का। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आपको आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चंस को क्लासिफाई करना है और हर एक कैटेगरी के साथ कैसे डील करना है। तो मैं आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन को 3 टाइप में कैटेगराइज करता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी इज कि वैसे क्वेश्चन जो कि आउटसाइड एनसीईआरटी लगते हैं लेकिन वो कंसेप्चुअल होते हैं। सेकंड कैटेगरी इज कि ऐसे क्वेश्चन जिसके आधे ऑप्शंस तो आपके एनसीईआरटी से हैं लेकिन आधे ऑप्शन आपके आउटसाइड एनसीईआरटी है। और थर्ड कैटेगरी सिंपल है, वैसे क्वेश्चन जो कि कंप्लीटली आउटसाइड एनसीईआरटी है। एक अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है। आपके लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है यकीन 3.0 बैच सिर्फ 3600 रुपीज में, जहां पे आपको 250 से लेके 650 मार्क्स तक का टारगेट अचीव कराया जाएगा। 11th के बच्चों के लिए अर्जुना नीट 3.0 बैच और 12th के बच्चों के लिए लक्ष्य नीट 3.0 बैच भी सिर्फ आपको 3600 रुपीज में मिल जाएगा। इन सभी बैचेस में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे और आपकी क्लासेस हफ्ते में 6 दिन चलेगी। हर दिन 3 लेक्चर्स आपके लिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लेक्चर्स के बाद आपको सॉल्व करने के लिए डीपीपीज मिलेंगे, जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी अपने एग्जाम के लिए, और इन डीपीपीज के आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे क्विज फॉर्मेट में। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, जो कि आपको कॉम्पिटिशन में बनाए रखेगा। तो इन सारे बैचेस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड अभी 150 भी यूज कर सकते हैं। अब अपनी पहली कैटेगरी है ऐसे क्वेश्चन जो कि आउटसाइड एनसीईआरटी दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। जैसे कि जब मैं एलन के लीडर टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहा था, तो मुझे एक ये क्वेश्चन मिला जहां पे ये पूछा गया था कि एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट को बनने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन और कितने माइटोटिक डिवीजन लगते हैं। अब अगर कोई फ्रेशर बच्चा है जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है, उसे ये क्वेश्चन आउटसाइड एनसीईआरटी लग सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा तो है लेकिन सब कुछ पार्ट में लिखा हुआ है, इसलिए आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को नहीं ढूंढ सकते हो एनसीईआरटी में। जैसे कि इन्होंने बोला है कि फुल्ली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में कितने डिवीजन्स लगेंगे बनने के लिए। तो आपको यहाँ दिखेगा कि मेल गैमेटोफाइट का इन्होंने बोला है कि मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है पोलन ग्रेन। तो आपको समझ में आ गया कि ये बात कर रहे हैं फुल्ली मैच्योर पोलन ग्रेन के बारे में। और आपको पता है प्लांट किंगडम चैप्टर से कि गैमेटोफाइट वो होता है जहाँ पे गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको दिखता है कि ये जो है एक माइक्रोस्पोर है, और माइक्रोस्पोर बनने के लिए एक मियोटिक डिवीजन लगता है, जहां से आपके एक टेट्राड बनता था माइक्रोस्पोर का, और उसी में से एक माइक्रोस्पोर यहाँ पे दिखाया गया है। इसी माइक्रोस्पोर से अब बाकी माइटोटिक डिवीजन होगा और यहाँ पे आपका फुल्ली मैच्योर जो मेल गैमेटोफाइट है वो बनेगा।
लेकिन फुल्ली मेच्योर मेल गैमेटोफाइट में भी गैमीट्स होते हैं। यहाँ पे आपका जेनेटिव सेल दिखाया गया है जो कि आगे डिवाइड करके आपका गैमीट्स बनाता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। मतलब कि आपका एक लग गया मियोटिक डिवीजन यहाँ तक पहुंचने के लिए, उसके बाद आपका पहला माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे हुआ, उसके बाद फिर ये जेनेटिव सेल एक और माइटोटिक डिवीजन करता है, तब जाके आपका फुल्ली मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनता है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए किसी ने अगर नीट पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेल गैमेटोफाइट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जेनेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल ना बोल के यहाँ पे बोला गया है कि एक फुल्ली मेच्योर मेल गैमेटोफाइट में 2 स्पर्म्स मतलब 2 गैमीट्स और एक वेजिटेटिव सेल होता है, मतलब कि 3 सेल टोटल होते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको 2 माइटोटिक डिवीजन लगेगा। तो ये एक कंसेप्चुअल चीज था जो कि समझना पड़ता आपको खुद से, या फिर किसी टीचर ने अगर पढ़ाया होता तो उससे आपको इस चीज को लिंक करना था। तो इसको अगर आप आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्लासिफाई करते तो आप गलत थे, ये एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सिमिलरली मैं आगे जब गया था तो मुझे एक और क्वेश्चन मिला था केमिस्ट्री का, ये आकाश के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये भी अगर कोई फ्रेशर बच्चा है या नया बच्चा है या फिर उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की अभी, तो वो आंसर तक तो पहुंच जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था कि जीरो डाइपोल मोमेंट किस में होगा, तो अगर उसने पढ़ा हुआ है तो उसको दिख जाएगा कि ये वाला आंसर सही है। लेकिन अगर उसने कम पढ़ा है तो वो इसमें भी कंफ्यूज हो सकता है, उसको लगता है कि ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ये टेस्ट केमिकल बॉन्डिंग का था तो उसको लगेगा कि केमिकल बॉन्डिंग में तो दिया नहीं है, तो मतलब ये आउटसाइड एनसीईआरटी का कोई एक्सेप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अगर जब आप ऑर्गेनिक में जाओगे आगे पढ़ोगे एनसीईआरटी में ही ऐसा एक एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे इन्होंने बताया कि एक्सेप्शन होता है, इसका जीरो डाइपोल नहीं होता है। तो ये चीज उसे पता होगी जिसने पूरी 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी। जो नया बच्चा होगा उसे लग सकता है कि आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको सोच समझ के ही आउटसाइड एनसीईआरटी का क्लासिफाई करना है। अब जैसे हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है लीस्ट सॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि इसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो बहुत लोग इसमें हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे और उस हिसाब से उनको दिखेगा कि जो लिथियम फ्लोराइड है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। लेकिन इसका आंसर लिथियम फ्लोराइड ही है, मतलब कि ये एक एक्सेप्शन निकलता है। ऑल्दो आप यहाँ पे एनसीईआरटी का कंसेप्ट लगा पा रहे हो, लेकिन ये एक्सेप्शन है जो कि एनसीईआरटी ने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है आपके एस ब्लॉक के अंदर। इसको आउटसाइड एनसीईआरटी आप बिल्कुल क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन मैं अगर होता या फिर कोई भी अगर समझदार बच्चा होगा तो वो इसको याद कर लेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट आपके बुक में दिया हुआ है, और क्योंकि ये हाइड्रेशन एनर्जी से काफी ज्यादा लिंक्ड कंसेप्ट है, और इसमें जो ये एक्सेप्शन का रीजन देंगे वो भी लैटिस एनर्जी का रीजन देंगे, तो इसको आप समझ सकते हो इजीली। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अपने एनसीईआरटी में ऐड कर लेना है जो कि सिमिलर कंसेप्ट पे है लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है। अभी और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जो कि आपको दिखेगा कि कैसे 2-3 चैप्टर्स मिला के भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप समझ नहीं पाते हो कि एनसीईआरटी का ही है। जैसे कि अगर आप ये दोनों क्वेश्चन देखोगे, ये दोनों मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये टेस्ट जो था ये आपके फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि 12th का चैप्टर है उसका टेस्ट हो रहा था। अब कोई बच्चा जिसने 11th में अच्छी पढ़ाई नहीं की होती, जो कि मोस्टली लोग नहीं करते हैं, और 12th में आके उसने पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसको ये दोनों क्वेश्चन लगेगा कि वो आउटसाइड एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके मॉर्फोलॉजी में मेंशन्ड है 11th का चैप्टर, और दूसरा क्वेश्चन उसका माइस्टेलिया एग्जाम्पल जो 12th में वो मेंशन्ड है, लेकिन जो लोटस और रोज है वो एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ है। तो मतलब ये कंप्लीटली अगर एनसीईआरटी से देखे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हुआ, लेकिन वो बच्चा जिसने 11th नहीं पढ़ा है ढंग से उसको लगेगा कि आउटसाइड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको ध्यान से मार्क करना है ये सही में एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है या नहीं है। ऑल्सो क्योंकि मैंने बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ी थी अपने 2-3 ड्रॉप्स में ऑब्वियसली, तो उसके कारण क्या हुआ था, मुझे ये सारी चीजें दिख गया था क्योंकि मैंने बहुत बार रिवाइज किया था। और इसलिए मैं कहता हूँ आपको रिवाइज बहुत बार करो, तब आपको ये चैप्टर्स में कुछ ऐसी चीजें जो लिंक की जा सकती है और वहां से अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो आपको दिख जाता है। जैसे कि मेरा अगर आप नोट्स खोल के देखोगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि मैंने ये डायरेक्टली मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में लिख के रखा है कि एपोकार्पस के 3 एग्जांपल है, लोटस, रोज और माइस्टेलिया, जिसमें कि लोटस एंड रोज तो मॉर्फोलॉजी चैप्टर में दिया हुआ है और माइस्टेलिया मैंने 12th से लिख दिया था। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे एनसीईआरटी से रेफर करके ही आप अपनी एनसीईआरटी किया करो, क्योंकि मैंने काफी रीडिंग के बाद कुछ भी वहां पे लिखा या हाईलाइट किया है, तो मुझे पता है क्या सही में इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने ऐड किया है वो कुछ ना कुछ रीजन के कारण ही वहां पे ऐड किया है, जो कि मुझे टेस्ट में मिला है, मॉड्यूल्स में मिला है। इसलिए मैं कहता हूँ वहां रेफर कर लो। एक ये क्वेश्चन भी आपको दिखेगा जो कि आपको लग सकता है कि आउटसाइड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि उसको फ्रेम ही ऐसा किया गया है और ये काफी ज्यादा नीचे लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि आपने ढंग से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, आपको लगेगा कि आउटसाइड एनसीईआरटी है, लेकिन वो आउटसाइड एनसीईआरटी नहीं होता है, तो इसको ध्यान से ही आप मार्क करना। जैसे इस क्वेश्चन का जो भी डायरेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया है एनसीईआरटी में, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें आपकी आधे ऑप्शन जो होते हैं वो एनसीईआरटी के होते हैं और आधे ऑप्शन आपके आउटसाइड एनसीईआरटी के होते हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिखेगा जिसमें इन्होंने पूछा था कि टेपेटम का फंक्शन क्या होता है। आपको पता है कि टेपेटम का फंक्शन होता है कि पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट करना, मतलब जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उसको नरिशमेंट देना उनका फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन यहाँ पे एक और फंक्शन इन्होंने लिखा है कि सिक्रेशन ऑफ स्पोरोपोलिन। अब ये फंक्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो अगर आप इसको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के सॉल्व करने जाते तो आपको एक ही ऑप्शन दिखता और आप फिर कंफ्यूज होते कि ये ऑप्शन है या नहीं है, और आप सेकंड मार्क के आते हैं आपका आंसर गलत। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको यही हैबिट बनानी है, जब भी आपको आधे ऑप्शन एनसीईआरटी के दिखे, आधे ऑप्शन आपको आउटसाइड एनसीईआरटी के दिखे, आपको हैबिट बनाना है कि मैं हमेशा उन्हीं ऑप्शंस के बेसिस पे आंसर करूंगा जो कि मैंने एनसीईआरटी में देखे।
मैं कभी भी आउटसाइड एनसीईआरटी के ऑप्शंस को टिक नहीं करूंगा जब तक मैं फुल्ली कंफर्म नहीं हूं। तो मुझे यहाँ नहीं पता था कि इस प्रोपॉलिनिन बनाता या नहीं बनाता, तो मैं सिर्फ सेकंड ऑप्शन टिक करता, भले मेरा गलत होता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये हैबिट मुझे नीट में फायदा देगा, जब भी वहाँ पे ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे और मैं कंफ्यूज होऊंगा कि ये सही आंसर है या नहीं है, क्योंकि मैंने ये एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, तो मैं उस ऑप्शन को कभी टिक नहीं करूंगा। मैं हमेशा से उस ऑप्शन को टिक करूंगा जो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, और मोस्टली वो आंसर आपका सही हो जाएगा। ये आप कभी भी अपने नीट के जब पेपर देखोगे इस ट्रेंड को आप देख सकते हो। ऐसे ऑप्शन जिसके बारे में आपने नहीं सुना है या एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, वो कभी भी सही आंसर नहीं होता है मोस्टली। दूसरा एक और पॉइंट जो मैं इस टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चन से आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये क्वेश्चन है। जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे पूछा था कि सहेली पिल के रिलेटेड कौन सा सही है इसमें से। अब आपको पता है सहेली पिल के बारे में एनसीईआरटी ने 3 लाइन लिखी कि नॉन स्टेरॉइडल होता है, 1 से वीक पिल है और इनहिबिट करता है इम्प्लांटेशन को। ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ दिख गया था, और इस हिसाब से आप यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उस तक पहुंच गए थे कि यहाँ पे लिखा था स्टेरॉइडल, लेकिन आपको पता है वो नॉन स्टेरॉइडल होता है। तो आप हमेशा इस बात पे फोकस करना कि आप सही आंसर तक पहुंचो। जैसे आपने ये देख लिया एंट्री एस्ट्रोजेनिक, आपको लगता है कि यार ये तो कहीं एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, और आप ये सोच के कि ये आउटसाइड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप आगे चले जाओगे तो यहाँ पे आप गलती कर दोगे। तो इसमें भी ध्यान देना कि आप सारे ऑप्शंस को पढ़ो। अगर आप उन ऑप्शंस को छोड़ के भी अगर सही आंसर तक पहुंच पा रहे हो, जैसे मैरिज ऑफ फॉलोइंग का क्वेश्चन होता है, उसमें आपको 2 आंसर नहीं पता है, लेकिन 2 आपको पता है, उसी से आपका आंसर आप पहुंच गए आंसर तक, तो आप उसको सॉल्व करोगे ना, उसको छोड़ के थोड़े जाओगे आगे। तो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस करना, इस पे फोकस मत करो कि ये ऑप्शन आउटसाइड एनसीईआरटी है या फिर एनसीईआरटी का है। फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो मुझे मिले थे आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन, और उनको कैसे डील करना है, क्या हमें उसे याद रखना है क्या, या फिर उसे इग्नोर कर देना है। दूसरा क्वेश्चन आपको फिजिक्स का दिखता है। अब ऐसा रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आता है, और आप एनसीईआरटी में भी ये चीज सिखाई गई है, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस है और इसको सॉल्व करना आपको नहीं सिखाया गया एनसीईआरटी में। तो ये एक आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ सकते थे। ऑल्दो टीचर्स इसको पढ़ाते हैं, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली आपको ये हाफ लाइफ का क्वेश्चन दिख रहा है। अब हाफ लाइफ का कंसेप्ट एनसीईआरटी में है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर तक का ही है, सेकंड ऑर्डर की बात एनसीईआरटी में नहीं की गई। तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी मैं छोड़ देता है, क्योंकि ये जो है आउटसाइड एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ऑल्सो मैं आगे चलता तो मेरे को एक और क्वेश्चन दिखता है जहाँ पे पीएनक्यू आर्म के बारे में बात की। जैसे मैंने पीएनक्यू आर्म देखा तो मेरे को याद आता है कि अच्छा 2019 में एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा गया था। क्योंकि अब ये पीवाईक्यू से रिलेटेड है, तो भले ही आउटसाइड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मुझे ये नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं इसको सीख लूंगा, मतलब इसका एक पॉइंट मैं ऐड करके रख लूंगा अपने एनसीईआरटी में, ताकि मैं जब भी रिवाइज करूँ उसको देखते रहूँ। और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन मान लो सेक्शन बी में आ गया और आपकी मजबूरी हो गई कि आपको वही सॉल्व करना है, तो उस केस में आपको ये हेल्प कर सकता है। फिर आगे चलते हो। अब ये 3 क्वेश्चन आपके आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन है फिजिक्स के। नॉर्मली क्या होता है कि फिजिक्स एंड फिजिकल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसको आउटसाइड एनसीईआरटी आप काउंट करो, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो कुछ चैप्टर्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मोस्टली आपको चाहे वो हल्का सा बाहर का भी क्वेश्चन हो, लेकिन क्योंकि वो उस फॉर्मूला से डिराइव हो सकता है, तो आपको उसको सॉल्व करना ही होता है फिजिक्स और फिजिकल में। लेकिन ये कुछ ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन हैं क्योंकि वो इस ऐसे चैप्टर्स के हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए इनको मैंने आउटसाइड एनसीईआरटी क्लासिफाई किया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके रेडिएशन से रिलेटेड है। रेडिएशन का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया हुआ है, और फिर भी ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ऑल्दो ये आसान चीज़ है, अगर आप चाहो तो इसको याद कर सकते। देखो होता क्या है, आउटसाइड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो उसको याद करने में क्या दिक्कत है। जैसे यहाँ पे यही कंसेप्ट है कि रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस का जो सम होता है वो 1 होता है, उस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं आप। लेकिन ये आउटसाइड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे वो आपने देखा होगा शेयर ट्रेन वाला क्वेश्चन एक आता है, ये भी आउटसाइड एनसीईआरटी का है, टीचर पढ़ाते हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते थे। यहाँ पे सोलर कांस्टेंट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आपको इग्नोर करना था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम ही आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया। क्योंकि कोई अगर ऐसी चीज पूछी गई जिसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है और उससे हल्का सा बाहर है वो, और वो फिजिक्स फिजिकल का क्वेश्चन है या फिर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उस केस में आप उसको अपने एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हो या फिर उसको समझ सकते हो। लेकिन अगर वो एकदम ही नया कोई टॉपिक दे दिया, सोलर कांस्टेंट के बारे में पूछ दिया या फिर ऐसा कंसेप्ट दे दिया जो कि थोड़ा टिपिकल है, हार्ड है, उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से अगर पूछा जाए तो हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, और कौन से चैप्टर से अगर पूछा गया है तो उसको हम लोग याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैसे चैप्टर्स जिससे अगर आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको आपको इग्नोर कर देना है, उसको याद नहीं रखना। जैसे कि 11th के पहले 2 यूनिट, प्लांट फिजियो के मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर्स, इकोलॉजी यूनिट के चैप्टर्स, ह्यूमन हेल्थ में जो कॉजेटिव एजेंट्स पूछ लेते हैं कि कुछ भी एक नया डिजीज दे दिया जो कि एनसीईआरटी में नहीं है और उसका कॉजेटिव एजेंट पूछ लिया कि बैक्टीरिया है, वायरल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ऑल्दो ये आपके एमबीबीएस में यूज होगा, तो अगर आप चाहो, इंटरेस्टेड हो तो आप उसको याद रख सकते हो, लेकिन नीट में वो नहीं पूछा जाएगा तो उसको आप छोड़ सकते हो अगर वो काफी ज्यादा ही एक्स्ट्रा पूछ रहा है। ऑल्सो जब आप इवोल्यूशन चैप्टर में जाते हो, आप क्योंकि इवोल्यूशन एक कंसेप्चुअल चैप्टर है, लेकिन वहां पे 2 चार्ट्स दिए गए हैं, एक डायनासोर वाला, एक प्लांट वाला, वहां से भी वो घुमा घुमा के क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं अपने टेस्ट में, उसको भी आपको इग्नोर करना है। केमिस्ट्री में देखिए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ब्लॉक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उससे अगर काफी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन और एकदम ही ऐसा एक्सेप्शन पूछा है जो कि एनसीईआरटी से कहीं लिंक नहीं हो रहा है तो उसको आपको इग्नोर कर देना है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आउटसाइड एनसीईआरटी के रिएक्शंस को आपको इग्नोर कर देना है। अब बात करते हैं फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स को आपको इग्नोर करना है। तो देखो, फिजिक्स के ऐसे चैप्टर्स से अगर पूछा है, जैसे कि थर्मल प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर से अगर पूछा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उस वाले यूनिट से अगर आपसे आउटसाइड एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है थर्मल यूनिट से, या फिर आपकी वेव्स चैप्टर से आउटसाइड एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, या फिर मैग्नेटिज्म के चैप्टर से भी अगर आपके आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा अलग क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में आपको कहीं उसका फॉर्मुला नहीं दिखा या फिर उसको डिराइव करने के बाद भी वो नहीं मिल रहा है, तो उसको आपको इग्नोर कर देना है। अब ऐसे चैप्टर्स देखते हैं जिससे अगर आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो उसको आप कंसीडर कर सकते हो याद करने के लिए। जैसे कि अगर आपके बायो में ह्यूमन फ्यूजन से क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन पूछा गया, अब ये सारे चैप्टर्स आप आगे एमबीबीएस में भी करोगे क्योंकि वो इंटरेस्टिंग हो सकता है जो उन्होंने पूछा, तो उसको आप याद रख सकते हो। जैसे वो टेस्टिस वाला क्वेश्चन था, उसको आप याद रख सकते हो, इंग्वाइनल कैनाल, इसके बारे में आप आगे भी पढ़ने वाले हो। सिमिलरली सेल साइकिल हो गया, सेल डिवीजन वाला चैप्टर हो गया। तो मोस्टली मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर जूलॉजी के किसी चैप्टर से या फिर कंसेप्चुअल चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको आपको याद रख लेना है। इसके अलावा जो मैंने कुछ फिजिक्स के चैप्टर्स बताए थे जिसको आपको इग्नोर करना है, उसके अलावा जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स है या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, उनको आपको याद रखना है। उनके क्वेश्चन अगर आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं तो उसको नहीं काउंट करते हैं उसमें, वो कहीं ना कहीं उस फॉर्मुला से डेराइव हो रहे होते हैं, इसलिए आपको उसको करना होता है। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज, इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ऐसे चैप्टर्स जो कि बहुत बेसिक चैप्टर्स है, इसके ऊपर ही आपकी पूरी इनऑर्गेनिक लाई करती है। सिमिलरली रिडॉक्स की चैप्टर्स, इन चैप्टर्स के अगर आपके कुछ थोड़े से आउटसाइड एनसीईआरटी के कंसेप्ट भी आपको सीखने पड़ रहे हैं तो वो भी आप सीख लो, क्योंकि ये आपका एक बेस बनाएगा आपके आगे की केमिस्ट्री के लिए और काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ऑल्सो ऑर्गेनिक में आपके बाकी सारे चैप्टर्स जैसे हाइड्रोकार्बन के बाद के जितने भी चैप्टर्स है उसके तो आपको आउटसाइड एनसीईआरटी रिएक्शन को इग्नोर करना है, लेकिन जीओसी चैप्टर में अगर कुछ आपको आउटसाइड एनसीईआरटी कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है तो वो सीख लो, क्योंकि वो ही आप आगे अप्लाई करो। होप आई एम क्लियर कि आपको कौन कौन से चैप्टर के आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन इग्नोर करना है, कौन कौन से चैप्टर्स के आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन को याद रख लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो बनाने में, ऐसी वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। मैंने सारे टेस्ट को बकायदा बैठ के पढ़ा है, वापस से सॉल्व किया है, एनालाइज किया है, तब जाके ये वीडियो बनी है। तो इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।